हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल विराट एजुकेशन एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 12th क्लास के सोशोलॉजी यानी समाजशास्त्र के जो दूसरी बुक है पार्ट बी, उसका चैप्टर नंबर 1 स्ट्रक्चरल चेंज संरचनात्मक परिवर्तन, इसके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आंसर मिक्स्ड हैं और ऑफ एंड ऑन एग्ज़ाम में आते रहते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, उपनिवेशवाद का हमारे जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा है। आप या तो किसी एक पक्ष जैसे संस्कृति या राजनीति को केंद्र में रखकर या सारे पक्षों को जोड़कर विश्लेषण कर सकते हैं, अथवा उपनिवेशवाद का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ये जो दूसरा क्वेश्चन है भारतीय समाज पर प्रभाव, इसमें सारे ही पॉइंट आ जाएंगे, आपके सारे पक्ष आ जाएंगे। सांस्कृतिक पक्ष भी आ जाएगा, राजनीतिक पक्ष भी और सामाजिक पक्ष भी। अब उपनिवेशवाद देख लेते हैं क्या चीज़ है। मैंने पहले भी बताया था कि एक देश के द्वारा जब दूसरे देश पे शासन किया जाता है तो उसको उपनिवेशवाद माना जाता है। एक स्तर पर एक देश के द्वारा दूसरे देश पर राजनीतिक रूप से शासन करने को उपनिवेशवाद कहा जाता है। आधुनिक समय को पश्चिमी उपनिवेशवाद ने सबसे अधिक प्रभावित किया है। पश्चिमी मतलब जो अंग्रेजों का है, ब्रिटिश। आप जानते ही हैं कि पुराने समय में ब्रिटिश शासन जो है लगभग पूरी दुनिया पे रहा था। अलग अलग छोटे छोटे देश ये टारगेट करते थे और वहाँ ट्रेडिंग के जरिए जाते थे, ट्रेडिंग करने, व्यापार करने, और फिर उसको कंट्रोल करते थे। भारत का इतिहास देखने से यह पता चलता है कि यहाँ काल तथा स्थान के अनुसार अलग अलग प्रकार के समूहों का अलग अलग क्षेत्रों पर शासन रहा है। यानी कि अगर आप इंडियन हिस्ट्री देखेंगे, भारत का इतिहास देखेंगे, तो यहाँ विभिन्न प्रकार के ग्रुपों ने शासन किया है अलग अलग क्षेत्रों में। तो जैसे अंग्रेज़ों ने किया और लगभग पूरे देश पे किया। उससे पहले जो है मुग़लों ने किया, तो उसमें अलग अलग जो है रियासतें बटी हुई थी। तो कहीं पे मुग़लों का था, कहीं पे जो है दूसरे शासकों का था, राजपूतों का था, इस तरीके से मराठाओं का था। तो जो है यही जो अलग अलग प्रकार के समूह थे वो आज के आधुनिक भारत का निर्माण करते हैं। परंतु औपनिवेशिक शासन किसी और शासन तथा प्रणाली से अलग या ज़्यादा प्रभावशाली रहा है। तो क्यों प्रभावशाली रहा है दूसरे शासनों से? क्योंकि एक तो इसमें जो है पूरे देश पर ही इनका शासन हो गया था, और दूसरा इसमें उन्होंने औद्योगिक क्रांति भी जो है इसमें शुरू हुई। यानी औद्योगिक डेवलपमेंट, क्रांति नहीं कह सकते, डेवलपमेंट भी हुई। काफ़ी परिवर्तन भी आए जो किए तो अंग्रेज़ों ने अपने फ़ायदे के लिए थे, लेकिन उससे भारत का भी एक रूप में इनडायरेक्टली फ़ायदा हुआ। अब देखते हैं संस्कृति और राजनीति पर उपनिवेशवाद का क्या प्रभाव पड़ा। आधुनिक समय में भारत में मौजूद संसदीय विधि तथा शिक्षा व्यवस्था जो है ब्रिटिश प्रारूपों पर आधारित है। यानी ब्रिटिशों ने जैसे इसको एस्टेब्लिश किया था, जैसा डिज़ाइन बनाया था, उसी को हमने फॉलो कर लिया। अगर हम सड़कों पर बाईं ओर चलते हैं तो यह भी ब्रिटिश अनुकरण है। आप जानते हैं बहुत से देशों में जैसे यूएस वगैरह में जो है सड़कों पर दाईं ओर चला जाता है, लेकिन हमारे देश में बाईं ओर चलते हैं। तो ये हमने किसको फॉलो किया? ब्रिटिश सिस्टम को। हमने सड़कों के किनारे रेडियो तथा गाड़ियों का कटलेट, ब्रेड ऑमलेट जैसी चीज़ें साधारणतः खाने को मिल जाती हैं। यानी कि सड़कों किनारे आपको खाने पीने के ठेले मिल जाते हैं। यहाँ तक कि एक प्रसिद्ध बिस्कुट बनाने वाली कंपनी का नाम भी ब्रिटेन से संबंधित है, जैसे ब्रिटानिया। बहुत से स्कूलों में नेक टाई ड्रेस का ये एक ज़रूरी हिस्सा है। हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली चीज़ें कितनी अधिक पश्चिम से संबंधित हैं ये हम सोच भी नहीं सकते। यानी क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमें जो है लंबे समय तक राज किया, इसलिए हमने बहुत सी चीज़ें उनको ही हम कॉपी कर रहे हैं, उनको हम फॉलो करते हैं। न केवल हम पश्चिम की प्रशंसा करते हैं बल्कि उसकी आलोचना भी करते हैं। हमें इस बात के कई उदाहरण अपने रोज़ाना के जीवन में देखने को मिल जाते हैं। इससे यह पता चलता है कि आज भी ब्रिटिश उपनिवेशवाद हमारे जीवन का एक जटिल अंग है। अंग्रेजी भाषा का ही हम उदाहरण ले सकते हैं, जिसके बहुत अधिक तथा विरोधात्मक प्रभाव भी हैं। हम केवल अंग्रेजी भाषा को प्रयोग ही नहीं करते, बल्कि कई भारतीयों ने अंग्रेजी भाषा में उत्तम साहित्यिक रचनाएं भी की है। अब तो जैसा आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि हम जो है आम बोलचाल की भाषा में भी जो है अंग्रेजी
50-60% ऐड करते हैं। शुद्ध हिंदी हम बोल ही नहीं पाते। अंग्रेजी भाषा के ज्ञान की वजह से भारत को भूमंडलीकृत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफ़ी ऊंचा स्थान प्राप्त है, क्योंकि ग्लोबली सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी भाषा है और भारतीय इसमें काफ़ी निपुण हैं। इसलिए जो हमारा मार्केट है या हमारे लोग हैं जो भारतीय हैं वो पूरे दुनिया में उनको काफ़ी ऊंचा स्थान प्राप्त है। इसके साथ ही लेकिन हम यह भी नहीं भूल सकते कि अंग्रेजी को आज भी विशेषाधिकारियों का सूचक माना जाता है। यानी कि अगर किसी को अंग्रेजी बोलनी आती है तो उसको एक कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हो जाते हैं, यानी उनको नौकरी आसानी से मिल जाएगी और रोज़गार आसानी से मिल जाएगा, उनको अच्छी नज़रों से जो है समाज में देखा जाएगा। अगर किसी को अंग्रेजी भाषा नहीं आती या कम आती है तो उसे रोजगार प्राप्त करने में परेशानी होती है, परंतु कई वंचित समूहों के लिए अंग्रेजी भाषा की जानकारी एक वरदान साबित हुई है। यह बात निम्न जातियों के संदर्भ में बिल्कुल ही उपयुक्त है, जो औपचारिक शिक्षा तथा अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करके अपनी सामाजिक स्थिति ऊंची कर रहे हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि उपनिवेशवाद का हमारे जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव है और ऐसे आप इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हैं राजनीतिक आधार पर भी और सांस्कृतिक आधार पर भी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, औद्योगिकरण और नगरीकरण का परस्पर संबंध है, विचार करें। यानी औद्योगिकरण और नगरीकरण जो दोनों बिंदु हैं ये आपस में एक दूसरे से संबंधित है। यह सच है कि औद्योगिकरण तथा नगरीकरण परस्पर संबंधित है। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से न केवल औद्योगिकरण बढ़ता है बल्कि नगरीकरण का भी विकास होता है। आप जानते हैं जहाँ जहाँ उद्योग लगेंगे, जहाँ जहाँ उद्योग बढ़ेंगे वहाँ नगर भी बढ़ते जाएंगे। एक तो उद्योग लगाने के लिए ज़मीन चाहिए, तो ज़मीन कहाँ से आएगी? खेती की ज़मीन को कन्वर्ट किया जाएगा और उसमें जो लोग काम करेंगे जिन उन उद्योगों में मजदूर कैटेगरी के और जो दूसरे कैटेगरी के हैं, तो वो खेती नहीं करेंगे तो उद्योगों में काम करेंगे, तो इसलिए वहाँ पर खेती कम हो जाएगी और उद्योग बढ़ जाएंगे और उन उद्योगों में काम करने वालों के जो है रहने के लिए घर मकान भी बढ़ जाएंगे। इस कारण तकनीक का विकास होता है तथा नए नए और बड़े उद्योग स्थापित हो जाते हैं। उद्योगों के इर्द गिर्द नगर विकसित हो जाते हैं। उद्योग लगाने से गांव की जनसंख्या उनकी तरफ भागने लगती है क्योंकि उनको एक परमानेंट डेली रोजगार मिल जाएगा। इस प्रकार उद्योगों के इर्द गिर्द पहले बस्तियां फिर शहर बन जाते हैं। शहरों में हजारों रोजगार पाए जाते हैं क्योंकि उद्योग लगेगा तो उद्योगों में रोजगार होगा। उस उद्योगों से जो रोजगार जो उसमें काम करते हैं वो लोग वहाँ रहेंगे तो उनको रोज़मर्रा की ज़रूरत के लिए सामान ज़्यादा चाहिए होगा, डिमांड ज़्यादा होगी तो बाज़ार बड़े बनेंगे, तो बाज़ार विकसित हो जाएंगे। उस उद्योग से जो तैयार माल निकलेगा उसको बेचने के लिए भी बाज़ार विकसित हो जाएंगे। तो बहुत सी सुविधाएं भी इसलिए शहरों में मिल जाती हैं। संचार और यातायात के साधन भी इस प्रक्रिया के कारण ही विकसित हो जाते हैं। इस प्रकार नगरों के विकसित होने तथा नगरीकरण की प्रक्रिया के बढ़ने में औद्योगिकरण का बहुत बड़ा हाथ होता है और ये एक दूसरे से परस्पर बहुत ही भली भांति संबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो यानी जो हमारी संस्कृति में जो परिवर्तन होता है उसको सांस्कृतिक परिवर्तन कहते हैं। हमारे विचार, धर्म, संस्थान, व्यवहार इत्यादि में परिवर्तन को सांस्कृतिक परिवर्तन कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि हमारी संस्कृति में होने वाले परिवर्तनों को हम क्या बोलते हैं? सांस्कृतिक परिवर्तन बोलते हैं। यानी आप जो रीति रिवाज जो पहले बहुत फर्मली यानी कट्टरता से फॉलो करते थे उनमें थोड़ी लिबरल हो जाते हैं कि कोई शादी एक धर्म में या एक जाति में पहले जाति से बाहर नहीं होगी, लेकिन अब इस रूल को लोग बहुत सख्ती से फॉलो नहीं करते हैं और लव मैरिजेज वगैरह भी हो जाती हैं और दूसरे धर्मों में अब शादी हिंदुस्तान में एक आम बात हो गई है। तो ये एक तरह से हमारी विचारों में और जो है संस्कृति में परिवर्तन है। सामाजिक परिवर्तन क्या होता है? जब समाज के अधिकतर लोगों के विचारों, कार्य करने के ढंगों इत्यादि में परिवर्तन आना शुरू हो जाए तो उसे सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि जब समाज के अधिकतर अंगों, संस्थाओं, विचारों इत्यादि में परिवर्तन हो जाए तो उसे सामाजिक परिवर्तन कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नगर क्या होता है? तो नगर किसी एक खास भौगोलिक क्षेत्र में बसा वह समुदाय है जिसमें ज़्यादातर जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में जो है इन्वॉल्व होती है, जैसे नौकरी करते हैं और रोजगार के साधन कहाँ हैं? उद्योगों में है या बाज़ारों में है या दुकानों पर है या ऑफिसेज में है। यानी कृषि का कार्य कम है और गैर कृषि कार्य ज़्यादा है।
तो नगर में क्या होगा, गैर कृषि कार्यों की भरमार होगी, अवैयक्तिक संबंध होंगे, मतलब आपस में तरह तरह के लोग होंगे, अलग अलग समुदाय से जो बिलोंग करते हैं वो एक नगर में रहते हैं। बिल्कुल एक खास समुदाय, ऐसा नहीं है कि एक नगर में बिल्कुल एक ही समुदाय के लोग रहते हैं। रश्मि नियंत्रण तथा द्वितीय समूहों की प्रधानता होती है। तो यानी अलग अलग टाइप के लोग, अलग अलग स्टेटों से रहने वाले, अलग अलग धर्मों को मानने वाले, ये सब एक जगह होगा। उनका आपस में बहुत बढ़िया संबंध भी नहीं होता जैसे गांव में आपस में होता है। नगरीयकरण क्या होता है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गांव की स्थिति में परिवर्तन आ जाता है। गांव पहले जो है कस्बा बनता है, फिर नगर बन जाता है। उसमें शहरों तथा नगरों जैसे लक्षण आने शुरू हो जाते हैं, वहाँ का रहन सहन शहरों जैसा हो जाता है। नगरीयकरण की 3 विशेषताएं बताइए। तो संबंध औपचारिक होते हैं, यानी औपचारिक मतलब एक तरह से जो है फॉर्मेलिटी वाले, और गतिशीलता अधिक होती है, यानी बहुत फास्ट होते हैं। सुबह एक रूटीन होता है, ऑफिस जाना है या काम पे जाना है, दुकान पे जाना है। नगरीयकरण में परिवार टूटने लग जाते हैं, न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा हो जाती है, जॉइंट फैमिली एक साथ नहीं रहती, क्योंकि बड़े बड़े घर नहीं होते, महंगाई ज़्यादा होती है, यही कारण है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सामाजिक परिवर्तन के कितने प्रकार होते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन के बहुत से प्रकार होते हैं, जैसे कि परिवर्तन, किसी भी चल रही मौजूदा स्थिति में बदलाव को परिवर्तन कहा जाता है। यह परिवर्तन अच्छा या बुरा दोनों हो सकते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन का पहला पॉइंट क्या हो गया, पहला तो ये हो गया कि परिवर्तन हो गया, चेंज हो गया। दूसरा वृद्धि, तो परिवर्तन एक दिशा में होता है, इस दिशा को वृद्धि कहते हैं। वृद्धि की गति भी होती है तथा यह धीमी गति भी हो सकती है और तेज गति भी हो सकती है। उद्विकास, जब परिवर्तन निश्चित स्तरों से होकर गुजरता है तो उस प्रक्रिया को उद्विकास कहा जाता है। प्रगति हमेशा अच्छाई के लिए होती है। जब परिवर्तन हमारी इच्छित तथा मर्जी की दिशा में होता है तो उसे प्रगति कहते हैं। यानी हमारी फाइनेंशियल स्थिति या सामाजिक स्थिति में जब परिवर्तन आता है, जब अच्छा पैसा कमाने लगते हैं, तो वो हमारे टारगेट के हिसाब से होता है, हमारी इच्छा के अनुसार, हमारी मर्जी के अनुसार, तो उसको हम प्रगति कहेंगे। परिवर्तन आ गया कि भाई बहुत अच्छा उद्योग चल रहा है और किसी कारणवश वो बंद हो गया और गरीब हो गए, तो वो भी परिवर्तन है, लेकिन हमारी इच्छा के विपरीत है, तो उसको प्रगति नहीं कहा जाएगा। अगला पॉइंट है क्रांति, जब परिवर्तन तेजी से आता है तथा अचानक ही होता है तो उसे क्रांति कहते हैं। इससे परंपराओं, राजनीति में तेजी से बदलाव आ जाता है। यह हिंसात्मक और अहिंसात्मक भी हो सकता है। तो जैसे कि आप देखेंगे दिल्ली में कुछ 5-7 साल पहले जो अन्ना हजारे की वजह से एक परिवर्तन आया और वहाँ पर सत्ताएं ही बदल गई, एक नई राजनीतिक पार्टी का जन्म हुआ, तो ये अकस्मात अचानक हो गया, इसको आप क्रांति कह सकते हो। इसमें राजनीतिक क्षेत्र में तेजी से बदलाव आ गया, इसमें छुटपुट हिंसात्मक घटनाएं भी हुई और अहिंसात्मक तरीके से भी ये परिवर्तन आया। विकास, इस प्रकार के परिवर्तन में परिवर्तन एक अवस्था से होकर दूसरी अवस्था में पहुंचता है। इस तरह परिवर्तन अपेक्षित दिशा है, यानी जो हमने एक्सपेक्ट किया है, जिसके लिए हमने काम किया है और हमने एक लक्ष्य गोल बनाया है, तो उस दिशा में जब ये होता है तो हम इसको विकास कह सकते हैं। आप देखेंगे ये 5-6 पॉइंट जो हैं, ये जो हमें सामाजिक परिवर्तन के बारे में बताते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, नगरीयकरण की क्या विशेषताएं होती हैं। तो नगरीयकरण क्या होता है वो हमने पिछले क्वेश्चन में देख लिया। नगरीयकरण की जो प्रमुख विशेषता है वह यह होती है कि यहाँ संबंध अस्थायी होते हैं, अपने कार्य खत्म होने के बाद संबंध खत्म कर दिए जाते हैं। नगरीयकरण की दूसरी प्रमुख विशेषता घनी आबादी का होना है। लोग नगरों में कम जगह होने की वजह से छोटे छोटे घरों में और अधिक घनत्व में, यानी ज़्यादा संख्या में रहते हैं। नगरीयकरण में गतिशीलता पाई जाती है। लोग अपना घर, कारोबार, नौकरी कभी भी छोड़कर कहीं भी जा सकते हैं। नगरीयकरण में व्यवसाय में कृषि संबंधी कार्यों की कमी पाई जाती है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग गैर कृषि कार्यों में ही लिप्त होते हैं। लोगों की व्यवसाय संबंधी निर्भरता कृषि पर कम और दूसरे कार्यों पर, उद्योगों पर, बाजारों पर ज़्यादा होती है। नगरों में लोग अपनी संस्कृति का आदान प्रदान करते हैं, यानी भिन्न भिन्न संस्कृतियों के, भिन्न भिन्न जगहों के, अलग अलग स्टेट्स के लोग एक जगह रहते हैं, तो उनकी आपस में संस्कृति, उनका मेलजोल होता है, तो संस्कृति का आदान प्रदान भी होता है। अलग अलग संस्कृतियों के लोग इकट्ठे रहते हैं तो उसमें ये हो जाता है।
नगरों में लोगों में समायोजन की क्षमता होती है, जैसी परिस्थिति व्यक्ति के सामने आती है, समायोजन मतलब एडजस्टमेंट, तो वो वैसा ही ढल जाता है, अपने आप को उस परिस्थिति के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। तो ये कुछ प्रमुख 5-6 पॉइंट हैं जो नगर की विशेषताएं आप बता सकते हैं। ये ठीक से समझ लेंगे आप तो खुद भी लिख देंगे, ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, विकास तथा प्रगति में क्या अंतर होता है। तो ये देख लेते हैं, कुछ 5-6 पॉइंट से ये अंतर हम जो है बताएंगे। विकास क्रमिक परिवर्तन होता है, यानी कि क्रमिक मतलब वो कंटिन्यूस एक तरह से लाइन से चलता रहता है, क्रम से। और प्रगति जो है क्रमिक परिवर्तन भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। विकास अपने आप हो जाता है, प्रगति अपने आप नहीं होती, बल्कि योजनाबद्ध तरीके से प्रयास करने पर ही होती है। विकास परिवर्तन की स्वाभाविक प्रक्रिया है, तो परिवर्तन होगा तो विकास भी होगा, जैसा हमने टारगेट किया है। प्रगति हमेशा इच्छित दिशा में परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन जो है वो इच्छित दिशा, जरूरी नहीं इच्छित दिशा में हो, लेकिन प्रगति जो है हमेशा इच्छित दिशा में जो परिवर्तन होगा उसको हम प्रगति कहेंगे। विकास की प्रक्रिया हमेशा समाज में चलती रहती है, प्रगति अपने आप नहीं होती, इसको तो योजनाबद्ध तरीके से चलाना पड़ता है। परिवर्तन में सबसे पहले विकास आता है और प्रगति जो है परिवर्तन में दूसरे स्थान पर आती है। विकास अनुभव व अनुमान पर आधारित होता है, जबकि प्रगति को उपयोगिता के आधार पर मापा जाता है। तो ये 5 पॉइंट है, ये आप जो है इसमें विकास और प्रगति में अंतर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तकनीक तथा नगरीकरण का आपस में क्या संबंध है, यानी टेक्नोलॉजी का और नगरीकरण का। तकनीक की वजह से बड़े बड़े उद्योग शुरू हो गए तथा देश का औद्योगिकरण हो गया। औद्योगिकरण हुआ तो नगरीकरण बढ़ा, तो ये एक जो है आपस में संबंध हो गया। औद्योगिकरण के कारण ही बड़े बड़े नगर उन उद्योगों के पास बस गए। शुरू के गांव में उद्योगों में काम करने के लिए आने वाले मजदूरों के लिए आसपास बस्तियां बस गई। फिर उन बस्तियों के जीवन जीने के लिए चीज़ें मुहैया कराने के लिए दुकानें बाजार खुल गए। फिर अस्पताल स्कूल खुल गए, होटल दफ्तर व्यापारिक कंपनियां खुल गई तथा दफ्तर बन गए। इस प्रकार धीरे धीरे इसके कारण बड़े बड़े शहरों का विकास हो गया, शहरीकरण बढ़ गया। इस प्रकार नगरीकरण को बढ़ाने में तकनीक का सबसे बड़ा हाथ है। तो छोटे मोटे उद्योग, हथकरघा टाइप, जैसे फॉर एग्जांपल, ये तो पहले भी गांव में होते थे, लेकिन नगरीकरण नहीं हुआ। तो जैसी टेक्निक आई तो वो बड़ा हो गया, और जब बड़ा हो गया तो फिर जो है गांव नहीं बचा, शहर बन गया, बड़े शहर बन गए। तो इससे आप कह सकते हैं तकनीक तथा नगरीकरण का आपस में संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, नगरीकरण के कारण कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो ये भी हम देखते हैं कि हर चीज़ के कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं। तो क्या समस्याएं हैं, तो नगरों में बसी हुई गंदी बस्तियां कई प्रकार के अपराधों का केंद्र होती हैं। तो नगरों में क्या है, जो लोअर तबका है, मजदूर तबका है, वो छोटी बस्तियों में, झुग्गी झोंपड़ी में, जे क्लस्टर में रहता है। तो वहाँ पर जो है अपराध बहुत अधिक संख्या में होते हैं, क्योंकि ये सब बस्तियां रेगुलराइज्ड नहीं होती। दूसरा, नगर में बहुत जो है छोटे मकान होते हैं, न्यूक्लियर फैमिली हो गई, अधिक जनसंख्या तथा पेशे होने के कारण यहाँ अपराध अधिक होते हैं। निर्धनता और बेरोजगारी व्यक्ति को जल्दी अमीर बनाने के लिए अपराध करने को प्रेरित करती है। तो शहरों में स्मगलिंग का कार्य भी अधिक होता है, और शहरों में जो है अलग अलग जो है इस तरह के रेड लाइट एरियाज भी होते हैं। स्मगलिंग, नशा बेचना, बैंक डकैतियाँ, दुकानें, गंदी बस्तियाँ, निर्धनता, अपराध, बेरोजगारी, अनैतिकता इत्यादि जैसी समस्याएं शहरों में आम देखने को मिलती हैं। आप सभी जानते हैं ये सब समस्याएं गांव में बहुत ही कंपैरेटिवली बहुत ही कम मात्रा में होती हैं, और शहरों में ये होती हैं इसलिए क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है। तो पैसे कमाने के लिए लोग जो है दूसरे गलत कामों की तरफ बढ़ जाते हैं। तो ये एक कुछ मेन समस्याएं हैं जो शहरीकरण या नगरीकरण के कारण उत्पन्न होती है। तो स्टूडेंट्स, ये इस वीडियो में हमने जो स्ट्रक्चरल चेंज के दूसरी किताब पार्ट बी जो है हमारी, उसके सारे क्वेश्चन आंसर, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, वो आपके साथ शेयर किए हैं।
कुछ और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर हैं जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के शेयर करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जो चैनल पर नए हैं स्टूडेंट्स, वो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन भी दबाएं। थैंक यू।